पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर हर रोज नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के रिसर्च में एक नई बात सामने आई है कि कोरोना वायरस हवा में काफी देर तक एक्टिव रह सकता है, यानी कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? डब्ल्यूएचओ की माने तो अभी तक डब्ल्यूएचओ ने यही कहा था कि जो कोविड-19 है, एक कोरोना मरीज के छींकने, खांसने पे या बात करते समय उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट से ही फैल सकता है, या आप किसी संक्रमित सरफेस को छू लेते हो। लेकिन अभी जो बात सामने आई है उसमें ये हुआ है कि दुनिया के 32 देशों के 239 साइंटिस्ट ने डब्ल्यूएचओ को अपने रिसर्च पेपर दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो वायरस है वो हवा में काफ़ी देर तक एक्टिव रह सकता है और उसके ज़रिए वो हवा से भी फैल सकता है और काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ के पास अभी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने एक कहा है कि जो साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च पेपर दिए गए हैं उनको डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों की टीम द्वारा उसको रिव्यू किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसको आम जनता के साथ जरूर शेयर किया जाएगा, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो ये वायरस हवा से जरूर फैलता है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आम लोग सोच रहे हैं। ये वायरस हवा में कुछ सीमित दूरी तक ही संक्रमित कर सकता है। और जहाँ तक बात रही ड्रॉपलेट्स की, तो जो ड्रॉपलेट्स की जिस ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है वो अलग अलग साइज की होती है। नॉर्मली ये होता है कि 5 से 10 माइक्रोन वाले ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। और लेकिन अभी साइंटिस्ट के अनुसार ये जो वायरस है वो 5 से कम साइज वाले ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है और उसी को ही एयरबॉर्न ट्रांसमिशन बोला गया है। हवा से कोरोना वायरस के फैलाव की बात सामने आने के बाद आज दुनिया भर में डर का एक नया माहौल बन रहा है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर कोरोना वायरस हवा के जरिए कितनी दूर तक फैल सकता है और कैसे? जब से कुछ साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके बताया है कि ये जो वायरस है ये हवा के जरिए भी फैल सकता है, उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे हैं कि ये वायरस हवा के जरिए फैलता है तो आखिर कैसे फैलता है। जैसे कि कोई तेज़ हवा चलती है तो क्या उससे फैलता है, या पंखा या कूलर आदि चीज़ों से फैल सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये स्पष्ट मानना है कि ये जो वायरस है ये उस तरह से नहीं फैलता जिस तरह से हम और आप लोग सोच रहे हैं। जैसे कि कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या खांसता है या जब वो बोलता है तब तो उसके मुंह या नाक से निकलने वाले जो कण हैं वो 1 से लेके 6 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे कि कोई बंद कमरा हो या भीड़ भाड़ वाली जगह हो जहाँ पे वेंटिलेशन ना के बराबर हो, तो वहाँ पे कोरोना से संक्रमित होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। हमारे देश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उसके पीछे ये रीज़न ज़रूर हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी कोई स्पष्ट प्रमाण उनको अभी नहीं मिला है। और तो जब तक हमें इसके रिगार्डिंग कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता तब तक हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचना भी नहीं है। और हम जिस चीज़ों का पालन कर रहे थे जैसे कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, उन चीज़ों का हमें हर दिन हर वक्त पालन करना है। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि कोरोना वायरस का फैलाव हवा के द्वारा हो सकता है, लेकिन क्या कोरोना वायरस हवा के जरिए सभी जगहों तक पहुंच सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे होने की संभावना ना के बराबर है। और इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। जैसे कि कोई वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है, खांसता है, बोलता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाले जो वायरस के पार्टिकल है वो सामने खड़े व्यक्ति तक पहुँचेगा या नहीं, उसके लिए काफ़ी चीज़ें निर्भर करती है। जैसे कि हवा की गति उस तरफ है या नहीं, वहाँ का मौसम ठंडा है या गर्म, वहाँ की हवा शुष्क है या नम, तो ये सारी चीज़ें वायरस के स्प्रेड पे असर करती है। मान लो आप किसी बंद कमरे में हो, वहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, वहाँ की हवा सर्कुलेट हो रही है, तो हो सकता है कि वायरस की जो मात्रा है वो हवा में बढ़ जाए और वहाँ बैठे सभी लोगों को वायरस का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कहीं खुली जगह पे हो या ऐसी जगह पे जहाँ से अच्छे से वेंटिलेशन हो रहा है तो आपको वायरस से संक्रमित होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वायरस हर समय हर जगह हो। कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही बिना लक्षण वाले संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और लक्षण दिखने और ना दिखने के आधार पर ऐसे मरीजों को विभाजित कैसे किया जाता है? यहाँ पे मैं दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनको मेडिकल भाषा में साइलेंट स्प्रेडर बोलते हैं। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना हो चुका है
लेकिन उनमें कोरोना के किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस में दिक्कत, ऐसे कोई भी सिम्टम्स में नहीं है। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग टू इंडिया के जो 80% मरीज है वो असिम्टोमेटिक है। असिम्टोमेटिक पेशेंट मतलब ऐसे मरीज जिन वो नहीं जानते कि जिनको उनको कोरोना हो चुका है, तो इसकी वजह से वो किसी भी प्रकार के प्रिकॉशन नहीं लेते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, नॉर्मल लाइफ जीते हैं और इस तरह से वो काफ़ी लोगों को कोरोना से संक्रमित कर लेते हैं। इसीलिए उनको साइलेंट स्प्रेडर बोला जाता है। और ये जो असिम्टोमेटिक जो है उसकी भी 3 कैटेगरी है, जैसे कि एक है एक्चुअली असिम्टोमेटिक जिनमें कोरोना हो चुका है लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। दूसरी कैटेगरी ये है जिसको हम बोलते हैं प्री सिम्टोमेटिक। प्री सिम्टोमेटिक मतलब ऐसे मरीज जो किसी कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं और अभी लेटेंट पीरियड में है या इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहे हैं, मतलब उनमें अभी सिम्टम्स आने बाकी है। तो ऐसे पेशेंट भी किसी प्रकार का प्रिकॉशन या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और जो वायरस है उसका और भी फैला देते हैं। तीसरी कैटेगरी ये है जिसको हम बोलते हैं माइल्डली सिम्टोमेटिक। माइल्डली सिम्टोमेटिक मतलब ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है, जैसे कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम या थोड़ा सा गला खराब होना। तो ऐसे पेशेंट भी ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और इस तरह से वो कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी लोगों को फैला देते हैं, अपने मुंह को, नोज़ को वो टच करते रहते हैं और इस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 80% कोरोना संक्रमितों में कोई भी लक्षण नहीं दिखता है। तो क्या ऐसे संक्रमितों को भी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी है कि असिम्टोमेटिक और साइलेंट स्प्रेडर है कौन, और एक तभी पॉसिबल है कि जब हम रैपिड एंटीजन और रैपिड एंटीबॉडी जो टेस्ट है उसको लार्ज स्केल पर लागू करते हैं। लेकिन आईसीएमआर के मुताबिक इंडिया जैसी बड़ी आबादी वाले देश में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आईसीएमआर के मुताबिक जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिया के 80% जो मरीज है वो असिम्टोमेटिक है, मतलब जिनको कोरोना हो चुका है और जिनमें कोरोना के किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि कोई खांसी, जुकाम, गला खराब होना या सांस में दिक्कत, ऐसे किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं हैं। तो हालांकि ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती तो किया जाता है, लेकिन उनमें कोई प्रकार के सिम्टम्स नहीं होने पे उनको 3-4 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और घर पे या किसी क्वारंटाइन सेंटर पे उनको रखा जाता है। कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर भी हमारे देश में कई समस्याएं सामने आ चुकी हैं। इसकी जांच बिना डॉक्टर के निर्देश के नहीं हो सकती थी, लेकिन आईसीएमआर के नए निर्देश के अनुसार अब लक्षण दिखने पर आप भी अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अभी आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जो कोरोना की जो जांच है वो विदाउट डॉक्टर के प्रिसिजन की जाए। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोरोना के जो मेन सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको वो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि मुझे भी कोरोना हो सकता है, तो आप एक जो टेस्ट जो है वो करा सकते हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर आप किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हो। उनको कांटेक्ट करने पे आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद आपके ज़िले के नज़दीकी संबंधित अधिकारी या किसी नोडल ऑफिसर का वो आपको नंबर या ईमेल आईडी देंगे। उनको कांटेक्ट करने पे आप अपने नज़दीकी किसी लैब्स के बारे में पता कर सकते हो। जो लैब्स है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से भी कोई भी हो सकती है। पहले जो सारे जो टेस्ट थे वो गवर्नमेंट लैब्स में होते थे, लेकिन अभी ये जो टेस्ट है वो प्राइवेट लैब्स को भी परमिशन दे दी गई है। लेकिन आईसीएमआर के अकॉर्डिंग टू उन लोगों का टेस्ट पहले किया जाएगा कि जैसे कि कोई वर्कर्स जो दूसरे राज्यों से आए हैं या और उनमें कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है किसी और चीज़ की वजह से और उसमें कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, और हमारे खास करके हेल्थ कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर जो हॉस्पिटल में दिन रात काम करते हैं और उनमें कोई कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, या ऐसे मरीज जो कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए हैं उनमें कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हुआ है लेकिन वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो इन लोगों का टेस्ट पहले किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर आज डर का माहौल हर तरफ व्याप्त है। ऐसा माना जाता है कि परिवार में किसी एक को होने के बाद इसकी चपेट में परिवार के सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानना भी जरूरी है। हाँ, ये सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है कि अगर घर में किसी एक को कोरोना हुआ है तो जरूरी नहीं है कि बाकी सभी को भी हो। पूरे परिवार की जांच करने पर पता चलता है कि घर में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। अगर किसी एक को कोरोना हुआ है तो घर के सभी सदस्यों को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया है।
सो जो कोरोना के जो हवा के थ्रू फैलने की जो बात हो रही है उसकी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हो तो हमेशा सारे जो प्रिकॉशन है आपको लेने हैं। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो और उससे 15 मिनट से ज़्यादा उससे बात करते हो तो आपको संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो बात है कि कई और चीज़ों पर भी डिपेंड करती है, जैसे उस घर में कितने लोग रह रहे हैं, घर का वेंटिलेशन कैसा है। तो जब भी आप किसी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। अगर आपको ही कोरोना हुआ है या आपको कोरोना होने की आशंका है तो आपके जो बर्तन, ग्लास, कप या कपड़े या बिस्तर या आपकी जो रूटीन जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको आप किसी के साथ शेयर ना करें। और जब भी आप किसी चीज़ को छूते हो तो उसको बार बार सैनिटाइज करें, उसको साफ करते रहें। घर में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको हम बार बार छूते हैं, जैसे कि हमारे दरवाजे की कुंडी, फ़ोन, रिमोट, कीबोर्ड, टेबल, बाथरूम के फिक्सर, इन सब चीज़ों को भी बार बार साफ करें और सैनिटाइज करते रहें। इसके बावजूद भी अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि आपको लगातार जुकाम, खांसी, गला खराब होना, छाती में भारी सा लग रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करें। उसके बाद आप सरकार द्वारा जो गाइडलाइन टेलीफोन नंबर जो दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें और तब तक आपको भी मास्क पहन के रखना है और आपको हमेशा दूसरों से 6 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। इससे आपको दूसरों को कोरोना से संक्रमण से आप बचा पाएंगे। कोरोना वायरस हवा में एक निश्चित दूरी तक फैल सकता है, इसकी पुष्टि विशेषज्ञों ने भी की है। और इसी कारण से एक सवाल और उठने लगा है कि क्या भारत में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के पीछे कहीं यही वजह तो नहीं? या जब से दुनिया भर के साइंटिस्टों ने दावा किया है कि जो कोरोना का जो संक्रमण है वो हवा से भी फैल सकता है, तो उसके बाद इंडिया में सभी के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इंडिया में जो कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या ये रीज़न तो नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे कि 24 मार्च से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो उसके बाद इंडिया में कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर आप पहले के कंपैरिजन में अगर देखें तो अभी पर डे 2 लाख टेस्टिंग हो रही है, जो पहले उतनी नहीं होती थी। तो और दूसरी चीज़, मार्केट में अभी रैपिड किट भी अवेलेबल है, जिससे तुरंत ही पता चल जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है नेगेटिव। तो बेसिकली बात ये है कि अभी जो टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है और रैपिड किट भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जो कोरोना के मरीजों की संख्या है उसमें उठा लाना लाजमी है। हम हमेशा यही देखते हैं कि कोरोना के मरीज कल कितने थे, आज कितने हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि आईसीएमआर के अकॉर्डिंग टू हमारे देश के 80% मरीज असिम्टोमेटिक है, तो ज़्यादातर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें उस बात पे फोकस करना है कि जो मरीज जो जिनमें कोरोना के सीवियर वाले सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिनको हॉस्पिटल में बेड चाहिए, उनको बेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, जो मरने वालों की संख्या है उसको हम जितना कम कर सके उस पर हमें फोकस करना है। हम अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर कल के कंपैरिजन में हमारे नंबर बढ़ेंगे क्योंकि हमारी आबादी भी उतनी है। तो हमें नंबर पे फोकस ना करते हुए जो कोरोना के मरीज, जैसे मरीज जिनको ज़रूरत है हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, उनके अच्छे से ट्रीटमेंट हो, उस चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।